नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां जमुई के ललदैया गांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। पति ने पत्नी और 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी है। गला दबाकर तीनों की हत्या को अंजाम दिया गया है। मामूली विवाद में वारदात की आशंका जाहिर की जा रही है। खैरा थाना के ललदैया गांव की एक घटना, जहां पर पति ने पत्नी और 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी है। तो बड़ी खबर जमुई से, जहां पर पति ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की है। गला दबाकर तीनों की हत्या को अंजाम दिया गया और मामूली विवाद जिस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और जमुई से सहयोगी केसी कुंदन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। केसी कुंदन, क्या जानकारी मिल रही है और फिलहाल क्या पति को गिरफ्तार किया जा सका है? जी विवाह, बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही खैरा पुलिस छापेमारी कर जो आरोपी है, जो अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी की हत्या की है, प्रकाश यादव, उसकी गिरफ्तारी कर ली है पुलिस थोड़ी देर पहले। और बता दूं कि जो हत्या है, बीती रात ये घटना को अंजाम दिया गया है। जो प्रकाश यादव है वो पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के बाद वो गुस्सा में इस घटना को अंजाम दिया गया है उसके द्वारा, जिस पर आरोप लगा है हत्या का। पहले वो अपनी पत्नी समुद्री देवी का गला दबा के हत्या किया, फिर वो अपने 8 साल के बेटे सौरभ का और फिर 5 साल के बेटी ज्योति की गला दबाकर हत्या किया। और हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद वो इसकी जानकारी वो फोन कर अपनी बहन को दिया था, फिर अपने रिश्तेदारों को दिया था कि हमसे ये घटना, हमने ये तीनों की हत्या कर दिया है। उसके बाद ये इसकी जानकारी मिली है, पुलिस को सूचना दी गई और तब उसके बाद कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में ये गिरफ्तारी हो गई है। जो अभी पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि जो प्रकाश यादव आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन तमाम जानकारी के लिए। बिहार में आज सुबह से कई जेलों में दनादन छापेमारी की जा रही है। सुबह से ही पुलिस प्रशासन के लोग छापेमारी में जुटे हुए हैं। हम आपको 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां छापेमारी को अंजाम दिया गया। पहली तस्वीर सिवान मंडल कारा की है, जहां आज सुबह छापेमारी की गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि यहां से किसी भी आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर किशनगंज की, जहां मंडल कारा में छापेमारी की जाती है। हर वार्ड की तलाशी के दौरान यहां से भी किसी तरह के किसी भी सामान की बरामदगी नहीं हुई। वहीं मुंगेर मंडल कारा में छापेमारी के दौरान तंबाकू को बरामद किया गया, जबकि बाढ़ मंडल उपकारा में तलाशी में कटर और रिमोट बरामद हुए। तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई है। टीएम और एसएसपी के नेतृत्व में जेल के तमाम वार्डों को खंगाला गया और इस दौरान जेल से सिम कार्ड और गांजे के साथ चाकू की बरामदगी की गई है। टीएम ने यह बताया कि जेल के अंदर आपत्तिजनक सामान कैसे पहुंचा, इसे लेकर फिलहाल जांच जारी है और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मंडल कारा मुजफ्फरपुर में आज हम लोगों ने जो रूटीन छापेमारी होती है उसको किया है सुबह 4 बजे भोर में, और अभी तक पूरा सर्च किया गया है। इसमें 14 पुड़िया गांजा, 1 सिम कार्ड और 2 छोटे चाकू मिले हैं जो आपत्तिजनक हैं, तो इसको जब्त किया गया है और उसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है और बाकी ठीक है, स्थिति ठीक है। और सहयोगी प्रवीण ठाकुर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, लेकिन सवाल तो यही है ना कि ये तमाम आपत्तिजनक सामान जेल के अंदर पहुंच कैसे जाते हैं, इसके पीछे कौन से लोग शामिल हैं? जी देखिए, जो मंडल कारा के मुख्य गेट के पास तैनात सुरक्षाकर्मी हैं और जो कोर्ट हाजत परिसर में जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, इन दोनों का जो नेक्सस है लंबे समय से रहा है। और समय समय पर जब भी छापेमारी होती है तो जिन कैदियों के पास से ये आपत्तिजनक सामानों की बरामदगी होती है, उसको लेकर के स्थानीय मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाती है। पिछले 1 साल के दौरान 3 से 4 दफा इस प्रकार की एफआईआर थाने में हुई है। लेकिन जो सुरक्षाकर्मी इसके लिए जिम्मेवार हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। और यही वजह है कि जब रूटीन छापेमारी, जिसे मुजफ्फरपुर के डीएम ने बताया है कि ये सामान्य तौर पर रूटीन छापेमारी है, लेकिन इस प्रकार आपत्तिजनक सामान मिलना, गांजे की अलग अलग खेप जो 14 है अलग अलग कैदियों से मिला है, 2 चाकू मिलना, सिम कार्ड मिलना, हाल ही में जेल के अंदर से रंगदारी डॉक्टरों से मांगी गई थी,
तो बिल्कुल जो सुरक्षाकर्मी है, जो कैदियों को कोर्ट हाजत तक लाते हैं, ये पूरा एक रैकेट है। इसके खिलाफ कभी भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। यही वजह है कि जब जब छापेमारी होती है इस प्रकार के आपत्तिजनक सामान बरामद होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। 5 दिनों के सत्र में आज दूसरे दिन भी नए विधायक शपथ लेने वाले हैं। आज 53 विधायकों के शपथ लेने की खबर है और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने आक्रामक तैयारी की हुई है। बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के बाहर विपक्ष हमला करेगा। 5 दिनों के सत्र में कल 25 नवंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं 26 नवंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करने के साथ ही सदन की कार्यवाही को खत्म किया जाएगा। और सहयोगी अमित हमारे साथ विधानसभा परिसर से इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, आज की अगर बात की जाए तो आज 53 विधायकों को शपथ लेनी है और हो हंगामे एक बार से फिर से कई मुद्दों को लेकर नजर आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल विवाद, चूंकि कल जो है 190 के करीब जो विधायक है उन्होंने अपना शपथ लिया था और उसके बाद जो बचे हुए 53 विधायक है उनकी शपथ ग्रहण जो है वो आज होनी है। तो इसको लेकर के तैयारी मुकम्मल है और यहाँ बिहार विधानसभा जो है वो 11 बजे से आज जो है वो रखा गया है और इसी 11 बजे के बाद जो विधानसभा का जो कार्रवाई आज जैसे ही शुरू होगा उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जो है जीतनराम मांझी वो नवनिर्वाचित विधायक जो है 53 बचे हुए जो विधायक है उनको वो शपथ दिलाएंगे और उसके साथ ही जो है आज की कार्रवाई जो है वो पूरी होगी। लेकिन इधर अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और बेरोजगारी के मुद्दों के साथ साथ अलग अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमलावर रहेगा और सरकार को घेरने की पुरजोर तैयारी जो है वो विपक्ष ने कर रखा है। तीसरा और अहम जो आज की कार्रवाई जो होगी उस दौरान जो तस्वीर विधानसभा में देखने को मिलेगी वो होगी विधानसभा के जो स्पीकर होंगे उनके द्वारा जो है वो नॉमिनेशन किया जाएगा, उनके द्वारा जो है अपने नाम रखे जाएंगे। तो इसमें सबसे ऊपर नाम जो है फिलहाल विजय सिन्हा जो है उनका चल रहा है, पूर्व मंत्री हैं और उनका नाम आगे चल रहा है। नंदकिशोर यादव जो है उनका नाम पहले से आगे चल रहा था, लेकिन अभी विजय सिन्हा का नाम जो है वो आगे चल रहा है। और इसके पीछे की वजह भी बताई जा रही है कि बीजेपी कोटे के 2 जो है वो पिछड़े जाति के जो लोग हैं उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में कहीं जो है अग्र जाति के जो लोग हैं वो नाराज ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए एनडीए की तरफ से विजय सिन्हा का नाम आगे किया जा रहा है और संभवतः आज इस नाम पे मुहर भी लगेगी और विजय सिन्हा जो है वो नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद कल उनका चुनाव होगा, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और विजय सिन्हा जो है वो शायद निर्विरोध चुने जाएंगे और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है राज्यपाल का अभिभाषण हो या धन्यवाद ज्ञापन हो वो उनकी ही अध्यक्षता में आगे चलेगी। तो फिलहाल सभी की नजरें एक और बड़ी खबर आ रही है कि आज आरजेडी विधायक दल की बैठक होनी है। जी, आज आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है राबी आवास पर। इस बैठक को बुलाया गया है, महागठबंधन के विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। जो बड़ी खबर इस वक्त है, आरजेडी विधायक दल की बैठक राबी आवास पर शाम 5 बजे का वक्त जब इस बैठक की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आरजेडी विधायक दल की बैठक में महागठबंधन के विधायक भी शामिल होने वाले हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, इस बैठक को किन मायनों में देखा जाए? इस बैठक के साथ क्या इस बात पर चिंता और चर्चा भी होगी कि जब सत्र बहुत छोटा है लेकिन इस सत्र में किस तरीके से दमदार उपस्थिति विपक्ष के तौर पर रखी जाए, क्या रणनीति हो? देखिए, बिल्कुल विवाह, बिल्कुल अहम सवाल आपने किया है कि क्या इस बैठक का लबोलवाब क्या होगा। तो यहाँ जो जानकारी मिली है आरजेडी के जो विधायक हैं उनसे जो जानकारी मिली है अंदर खाने की वो यही है कि विपक्ष जो है वो किस तरह से हमलावर होगा। क्योंकि कल तेजस्वी यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस वार्ता वो कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने अपने तेवर जो है वो दिखा दिया था। उनके द्वारा कहा गया था कि रोजगार अगर नहीं मिला, 1 महीने का डेडलाइन है, अगर नहीं मिला युवाओं को रोजगार तो वो आंदोलन करेंगे। इससे पहले तेजस्वी ने कहा था कि धन्यवाद यात्रा पे वो निकलेंगे दिसंबर के
पहले ही सप्ताह में वो धन्यवाद यात्रा पे निकलेंगे। जनवरी के पहले हफ्ता में नौकरी के मुद्दों को लेकर के वो सड़क पे उतरेंगे। उसके साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था जिसको लेकर के कल भी सदन की कार्रवाई के दौरान जो है विपक्ष अपना रुख दिखाया था। आज भी तेवर तल्ख देखने को मिल सकते हैं विपक्ष के। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि सरकार की जो खामियां हैं उनको लेकर के किस तरह से विरोध करना है, रणनीति उसको लेकर के तैयार की जाएगी और तमाम विधायक जो हैं उनकी क्या उनकी बातें होती है उनको आज इस विधायक दल की बैठक में यानी ये माना जाए अमित के इस बार जो विपक्ष है वो अपनी दमदार उपस्थिति रखने के साथ साथ सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश करता रहेगा। जी बिल्कुल, चूंकि सरकार जो है उसको लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है। जिस दिन परिणाम आए थे उस दिन ही जो है विपक्ष के तेवर जो है वो काफ़ी तल्ख देखने को मिल रहा था। विपक्ष ने आरोप भी लगाया था कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां कर करके अपने बहुमत उन्होंने हासिल कर लिया है। तो वो भी एक मुद्दा है। उसके अलावा कई मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार विपक्ष पहले भी हमलावर रहा। रोजगार का मुद्दा चुनाव के दौरान सबसे ऊपर रहा है। रोजगार के नाम पर वोट हासिल करने के कवायद भी विपक्ष की रही और अब वो हथियार जो काफ़ी अहम साबित हुआ है विपक्ष को, अगर बात कर ली जाए आरजेडी को खासतौर पे 75 सीट हासिल करने में, तो उस हथियार को वो डालना नहीं चाहते हैं, नीचे छोड़ना नहीं चाहते हैं। सीधे तौर पे आरजेडी और महागठबंधन में शामिल तमाम जो दल है वो इन्हीं मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से सरकार के सामने परेशानियां और चुनौतियां खड़ी करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और बड़ी खबर यह कि विधानसभा स्पीकर का नामांकन आज होगा। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, 12 बजे तक स्पीकर का चेहरा जो है वो साफ होता हुआ नजर आएगा। एनडीए अपनी तरफ से नामांकन करता हुआ दिखेगा। गठबंधन की तरफ से नामांकन पर अभी तक अटकलें जारी हैं, लेकिन गठबंधन से नामांकन नहीं होने पर सर्वसम्मति से चुनाव किया जाएगा। 12 बजे का वक्त जब स्पीकर का चेहरा साफ हो जाएगा कि आखिर स्पीकर कौन बनने जा रहा है। एनडीए अपनी तरफ से नामांकन करने वाला है। गठबंधन की तरफ से नामांकन पर अटकलें इस वक्त जारी हैं। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच बिहार में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कल बैठक की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने, कोविड केयर सेंटर को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए और साथ ही साथ मास्क और सामाजिक दूरी पर सख्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। अलर्ट में कहा गया है कि सफर करने वाले यात्रियों की खास तरीके से जांच की जाए। साथ ही बिना मास्क वाहन चलाने वालों के वाहन को सीज करने के निर्देश भी रखे गए। मॉल और दुकानों पर मास्क के लिए जांच अभियान चलाने के लिए कहा गया है और नियम नहीं मानने वालों पर, दुकान जो नियम को नहीं मानेंगे उनके शटर गिराने के निर्देश तक दिए गए हैं। तो देखिए, देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले अब अचानक से तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना को लेकर कई राज्यों में तो हालात इतने खराब हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान पीएम मोदी अब तक 8 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। वे 9वीं बार आज होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 8 राज्यों जिनमें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सीएम से बातचीत की जानी है। वहीं दूसरे चरण की बात कर लें तो बाकी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया जाएगा। तो पीएम के साथ बैठक किन किन मुद्दों पर हो सकती है ये भी जान लीजिए। सभी राज्यों के सीएम के साथ 2 चरणों में ये बैठक होनी है। ये बैठक 2 चरण में होती हुई नजर आएगी। कोरोना की ताजा स्थिति और इससे निपटने के इंतजाम पर मीटिंग में बातचीत, टीके के स्टेज और टीकाकरण की रणनीति पर भी चर्चा संभव है। तो कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। आंशिक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। बाजारों में सख्ती, मास्क के निर्देश,
इसे लेकर के भी निर्देश जारी किया जा सकता है। इमरजेंसी के लिए टीके को मंजूरी पर भी चर्चा इस बैठक में संभव है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को पहले ये टीका मिलेगा और कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने की रणनीति भी बनेगी। बिहार में तापमान तेजी से गिर रहा है। नवंबर महीने में ही पिछले 14 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। लोग किसी तरह लकड़ी का टुकड़ा जलाकर, कागज जलाकर अपनी जान बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। पटना के लोगों से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। मौसम में लगातार गिरावट हो रही है। तापमान की बात कर ली जाए तो तापमान जो है वो पिछले 14 साल का रिकॉर्ड जो है वो इस नवंबर माह में तोड़ा है। और यहाँ देखते हैं कि जो मौसम में जो गिरावट हुई है, तापमान में गिरावट हुई है, तो यहाँ पटना में फुटपाथ पे रहने वाले जो लोग हैं वो किसी तरह अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं। यहाँ अलाव जला कर के, कूट जला कर के, और जो लकड़ी है छोटे छोटे टुकड़े उसे कहीं से इकट्ठा करके जला करके अपनी जान बचा रहे हैं। तो देखिए ये किस तरह से ये कागज़ जला रहे हैं और इसी का सहारा लेकर के ये लोग जो है अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं। तो हम बात भी करते हैं। ये बताइए कि कागज़ क्यों जला रहे हैं आप लोग? सर ठंडा रख के वजह से सर, ठंडा लग रहा था इसीलिए हाथ गर्म कर रहे मालिक। और कुछ नहीं। ठंडे लकड़ी का व्यवस्था नहीं किया प्रशासन? जी नहीं, लकड़ी उकड़ी तो अभी तक नहीं दिए, ना ही कोई कंबल। पहले आते थे लेकिन अब की बार नहीं आए। और बस यही आग से अपना पूरा तो बहुत है, ठंड बहुत काफ़ी है। बहुत काफ़ी ठंड है। रात कैसे बिताया आपने? ठीक बिताए सर जी। ऐसी आग जला के? जी आग जला के आग जलाए हैं, तापे हैं, रात भर बैठते रहते हैं, तापते रहते हैं। रात कट गया अपना, और क्या, दिन में तो धूप है। चलिए ये तमाम लोग जो हैं वो फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। मौसम में जो गिरावट हुई है, जो तापमान लगातार गिर रहा है, उसके कारण से इन लोगों का ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल भरा गुजर रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि बाकी भी लोग जो हैं वो इस तरह से पटना में फुटपाथ पे अपना ज़िंदगी बिताते हैं। और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण से इन लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी मुश्किल भरा गुजर रहा है। एक तरफ तापमान का गिरने का सितम है, तो दूसरी तरफ जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो इन्हें जो है वो मदद नहीं पहुंचा रही है, जो कहीं ना कहीं इनके लिए एक मुसीबत भरा जो है वो दिन जो है वो बीत रहा है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, पटना में बढ़ती सर्दी और कोरोना के बीच सतर्कता जरूरी है। हालांकि तापमान गिरने के साथ ही बढ़ी ठंड की वजह से नगर निगम ने भी अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। निगम की ओर से रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें जरूरतमंद लोग शरण ले सकते हैं। कोरोना के बीच सुरक्षा मानकों का भी ख्याल रखा गया है। देखते हैं संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गिरते तापमान और कोविड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने यहाँ पटना में जो है वो मॉडल रैन बसेरा जो है वो बनाया है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये मॉडल रैन बसेरा जो है वो आम लोगों के लिए बनाया गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, उनके लिए ये रैन बसेरा बनाया गया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो कितनी बेहतर तरीके से की गई है। यहाँ शुद्ध पानी रखा गया है, उसके अलावा 2 गज की दूरी ज़िंदगी ज़रूरी जो है वो भी, उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। बेड जो है वो लगभग कह सकते हैं कि 24 यहाँ पे जो है वो बेड लगाए गए हैं। और जो भी लोग अगर रात में यहाँ आकर रहना चाहते हैं, ठंड की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है, तो वो यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ कोविड-19 से बचाव के लिए जो गाइडलाइन है उसका विशेष ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, मास्क व ग्लव्स जो है उसको लगाना होगा, साबुन से नियमित हाथ उन्हें धोना होगा। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। तो यहाँ ये रैन बसेरा जो है वो कहीं ना कहीं जो पटना वासी हैं, जो गिरते ठंड से परेशान हैं,
उनके लिए ये वरदान साबित हो रहा है। हालांकि अभी यहाँ पे कुछ लोग आ रहे थे और वो चले गए, तो बात भी करते हैं, नियम के कर्मी हैं। ये बताइएगा कि ये रैन बसेरा में लोग आ रहे हैं? जी सर, आते हैं, रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग कैसे करवाते हैं? जी, ये तो दूरी बना करके जो बेड पे रखा आप। जी। क्या नाम हुआ आपका? दयानंद पासवान। दयानंद पासवान है। ये बताते हैं कि यहाँ लोग आते हैं, रहते हैं, रात बिताते हैं। गिरते तापमान के वजह से जिन्हें फुटपाथ पे रहने में दिक्कत होती है या कहीं उन्हें आश्रय नहीं है, तो वो इस रैन बसेरा में जो जिला प्रशासन ने बनाया है, बेहतर तरीके से, उम्दा तरीके से अस्थायी आश्रय स्थल का नाम दिया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये जो है इसका निर्माण किया गया है। ठंड के मौसम में 24 घंटे टेंट, कंबल, चादर, पानी, बिजली आदि की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जहानाबाद के सदर प्रखंड के गुनवा गांव के रहने वाले दो भाई आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मिसाल पेश कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को छोड़कर गांव में ही दोनों भाई पिता के साथ मछली पालन और बागवानी कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दोनों भाई लॉकडाउन के वक्त नौकरी छोड़कर गांव लौटे थे और गांव में ही काम की शुरुआत कर दी। इनकी मेहनत अब रंग भी दिखाना शुरू कर चुकी है। मछली पालन और बागवानी से न सिर्फ इनकी अच्छी आमदनी हो रही है, बल्कि गांव के ही अन्य लोगों को भी रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। बिहार के हम लोग हैं सर। बिहार में सबसे प्राथमिकता क्या है सर? हम लोग का किसानी हम लोग का है, ज़मीन से जुड़े हैं हम लोग। क्योंकि और दूसरा चीज़ सर कि नेचर के प्रति हमारा क्या योगदान है? हम सब लोग करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नेचर के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर हम यहाँ 20 पेड़ लगाते हैं, 100 पेड़ लगाते हैं, तो एटलीस्ट इतना दूर में हम लोग यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, एक स्वर्ग में आ गए हम। आप शहर में चले जाइए तो एटलीस्ट वो जो है, इतने तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो आप समाज को इससे आप मदद करते हैं। मैंने 6 साल प्राइवेट जॉब में मैं एयरटेल में था। मैं एयरटेल में एज TSM था। उसके बाद मैं यहाँ बिजनेस में मैं आया हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट देख रहा हूँ और मैं बिजनेस देख रहा हूँ, और बाकी फिर पापा के साथ मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ। पापा की इस उद्यान को डेवलप करने में आपकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरी भूमिका मेरे से ज़्यादा भूमिका मेरे पापा की रही है। जो भी है मेरे पापा के बदौलत ही सारा चीज़ है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पापा का है। लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियली हेल्प है, तो फाइनेंशियल हेल्प जहाँ पे होता है तो वहाँ पे मैं जरूर करता हूँ और देखता हूँ कहाँ। मधेपुरा में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। 800 करोड़ के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी लोगों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भटकना पड़ता है। मधेपुरा संवाददाता तूर बसु ने अस्पताल की बदहाली का जायजा लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की बदहाली जो है वो बनी हुई है, और जो स्थिति है यहाँ पे करीब 15-20 दिनों से अल्ट्रासाउंड सेवा ठप पड़ा हुआ है। मरीज जो हैं वो बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। हमारे साथ ये स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी जब से ये जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन हुआ है, लगातार आप लोगों ने भी इस मेडिकल कॉलेज को सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए लगातार अपना न्यूज़ चैनल के मार्फत से आप लोग ने न्यूज़ चलवाया, जिसका असर देखने को भी बहुत कुछ मिला था। लेकिन गत दिनों से कुछ ऐसे पदाधिकारी यहाँ पर पदस्थापित हो गए हैं कि उसके चलते बड़े बड़े यहाँ डॉक्टर ज्वाइन करते हैं और रिजनेशन मार के चले जाते हैं। ये इस मेडिकल कॉलेज के लिए दुर्भाग्य है, खास करके यहाँ इस सुदूर इलाका के लिए, जो यहाँ गरीब मरीज इलाज कराने के लिए आते थे, उसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल, जो आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज बना और इसके चारों तरफ जो है जांच के दुकान और अल्ट्रासाउंड की दुकान जो है वो खुल चुकी है, और जो सरकारी स्तर पर जो लाखों करोड़ों के मशीन लगे हुए हैं वो उसी तरह धूल फांक रहा है। मध्यप्रदेश न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज एक ग्लास अमूल दूध। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।